गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का कर्मा फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की सेकेंड लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहली लहर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ तो देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही जोर-शोर से चल रहा है, तो दूसरी तरफ कोविड-19 की दूसरी लहर ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। तो कोरोना का ये बढ़ता संक्रमण आप सभी के लिए सुरक्षित रहे, आप जहाँ भी हो सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। आज कर्मा फाउंडेशन और सहारा इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आया है विंग्स ऑफ वीमेन 2। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लता जी कछवा से। एक ऐसी महिला, एक ऐसी सुपर वुमन कहूँ तो भी कम नहीं होगा, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के निर्माण में समर्पित कर दिया है। यहाँ तक कि शादी जैसे बंधन को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। जी हाँ, लता जी कछवाहा, जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले को अपने जीवन की कर्मभूमि बनाया। बाड़मेर जिला जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगभग सटा हुआ है। लता जी श्योर संस्था में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। लता जी जीवन के 7 दशक लगभग पार कर चुकी है। इन्होंने उस जमाने में ग्रामीण इलाके में विमेन एम्पावरमेंट की बात करी, जब लोग विमेन एम्पावरमेंट का नाम, उसकी परिभाषा भी नहीं जानते थे कि विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। और इन्होंने न सिर्फ परिकल्पना की और आज लगभग वहाँ की 65,000 महिलाओं को इन्होंने एम्पावर किया है। मैं पिंकी बालट, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज लता जी को यहाँ पे कर्मा फाउंडेशन के फेसबुक पे बातचीत करते हुए। और आज हम लता जी से मिलके जानेंगे इनके जीवन के सफर के बारे में और एक ऐसी सकारात्मक सोच जिसकी जरूरत है एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत और बहुत आभार। कर्मा फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार और सारा का भी आभार कि आप लोगों ने कैसे मुझे। हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य ठीक है। कोविड की इस परिस्थिति में भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरा सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए हम लोग अपने काम को कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि सब इस महामारी में अपने बचाव को के रखें और सब सुरक्षित रहें, घर में रहें या बाहर रहें। लेकिन कोविड के जो हमें ध्यान रखना है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का जरूर उपयोग करें और सब टीकाकरण करवाएं जो इस उम्र में जिनके लिए लागू किया गया है और हमने इसको कर लिया है। लता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पूरे बाड़मेर में लता बहन जी के नाम से पहचानी जाती है, उन लता जी का सफर कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से वो बाड़मेर पहुंचते हैं, कैसे श्योर से जुड़ते हैं, कैसे उनका एजुकेशन कहाँ पर होता है? थोड़ा सा अपनी जर्नी में पीछे जाकर हमें वो सारा कुछ बताएं। सबसे पहले मेरी परिवार जोधपुर में रहता था और अपनी शिक्षा दीक्षा वहीं से मैंने की और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों ने अपनी माँ, जोधपुर ही हम रह रहे थे और उसके बाद हम लोग पढ़ाई के बाद मैंने कुछ सोचा कि कुछ सामाजिक कार्य करूं, क्योंकि परिवार और मेरे दादाजी का भी काफ़ी इस तरह का रुझान रहा शिक्षा को लेकर, लोगों के साथ सोशल वर्क करने का, और मेरे मन में भी था। तो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत अपनी पढ़ाई के बाद की और उस दौरान ही मेरी मदर की डेथ हो गई। फादर की डेथ पहले हो चुकी थी, तो मेरे मन में थोड़ा सा माँ के जो अलगाव हुआ उसके लेकर परेशानियाँ थी, थोड़ा मन दुखी था। तो भाई ने कहा कि चलो तुम बाड़मेर, वो यहाँ पे उनका बिजनेस था बाड़मेर में, तो मुझे यहाँ चेंज के लिए लेके आए। और बाड़मेर आने के बाद मेरी मुलाकात मगरा जी जैन साहब पद्मश्री से हुई और वो यहाँ नेहरू युवा केंद्र में यूथ कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत थे। उनके काम को देखा, समझा और फिर उनके साथ उन्होंने मुझे कहा कि अगर बाड़मेर में कुछ करना है तो जुड़ो। और मुझे लगा कि इससे अच्छा अवसर, मेरे मन में जो बातें थी कि कैसे हम लोग कुछ एक जुटकर काम कर सकें, तो उनसे मुझे जुड़ने के बाद जो प्रेरणा मिली और जो उनके काम की समझ, और उनसे जुड़ने के बाद मैंने कभी
बाड़मेर से वापस जोधपुर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। और शुरू हुई वहाँ से मेरे काम की शुरुआत। जन्म मेरा जोधपुर में हुआ, कर्म भूमि मेरी बाड़मेर बनी। तो मगरा साहब से प्रभावित होकर मैंने अपने काम को यहाँ शुरू किया और नरुआ केंद्र के साथ कार्य शुरू किया। और मुझे पूरे बाड़मेर जिले में हर गांव में जाने का मुझे मौका मिला। और मैंने यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, अकाल, जहाँ पर राहत नहीं थी, पानी सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार के विकल्प नहीं थे, और ऐसे में कुछ महिलाओं के कार्यक्रम नेहरू केंद्र के साथ जुड़कर शुरू किए। और मुझे उस काम में इतना रुझान हुआ, यहाँ के ये रेत के दौरे और यहाँ के लोग इतने प्रभावित कर गए कि मैं इस काम से अपने आप को कभी अलग कर नहीं पाई। और उसी काम के दौरान बगरा जी साहब ने जब शौर की स्थापना की, और उस समय मैं उनके साथ जुड़ी हुई थी, और फिर शौर के साथ जुड़कर एक सघन, एक कॉम्पैक्ट एरिया लेकर पूरे उद्देश्यों के साथ इस काम को हम लोगों ने शुरू किया। एक शहरी महिला गांव की तरफ आती है और स्वर्गीय श्री मगराजी जैन से मिलने के बाद में श्योर की स्थापना, श्योर के बारे में हमें कुछ बताएं आप। श्योर की स्थापना किन उद्देश्य से हुई, उनके क्या मुख्य विषयों पर श्योर आज काम करता है, तो उन सब के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ बताइए पहले। मगराजी साहब ने अपना पूरा जीवन बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में विकास की तरफ लगाया। वो तो अपना आप में खुद एक इंस्टीट्यूट थे, और उनके साथ जुड़कर मुझे भी काम करने का जो ये अवसर मिला। अपने संस्कार थे, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा। और किस तरह से शौर की स्थापना उन्होंने अपने जो अनुभव रहे, इस सरकार के साथ काम करने के बाद उन्हें लगा कि हम एक इस तरह के मंच पे काम करें जहाँ उसकी हम लोग खुद अपने तरीके से विकास के मुद्दों पे जुड़ पाए और लोगों का विकास कर पाए, और लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को समझ सके। जरीना को बुला ना, बाबू सिंह जी, अरे जरीना को बुला। हेलो जी जी, लता जी बोलिए। अच्छा, दिख रहा है? ठीक है जी। तो उस समय यही था कि हम लोग किस तरह से एक संयुक्त प्रयासों से इस काम को करें और लोगों के साथ मिलकर काम करें। सोच ये थी कि बाड़मेर में जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो बहुत विपरीत थी। अकाल पड़ते थे 6-6 साल के, लोगों के पास रोजगार के कोई विकल्प नहीं थे। तब ये सोच थी कि कैसे हम इस अकाल के प्रभावों को कम कर सकें, और लोगों के पास जो नॉलेज है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो कौशल है, उसको हम कैसे और तकनीकी जोड़कर और किस तरह से उसको करके हम लोग आगे जा सकें। तो इसी सोच के साथ शौर की स्थापना हुई, और की एक पूरे उद्देश्यों को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से विकास की प्रक्रिया में गरीब और शोषित वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें, और उनके साथ सामूहिक निर्णय, निष्पक्ष नेतृत्व और स्थानीय संस्थाओं के और पंचायती राज के साथ मिलकर लोगों की क्षमता वर्धन कर सकें, और एक स्थिरता से विकास को सुनिश्चित कर पाए। इसी उद्देश्य के तहत शौर ने अपने काम की शुरुआत की, और शुरुआत के साथ ही हम लोगों को नीड बेस्ड काम हमारा आगे बढ़ा। तो मुख्य रूप से संस्था ने अपने मुख्य रूप से ये था कि हमारे जो उद्देश्यों में ये था कि भाई शोषण मुक्त समाज हो, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, और दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग मुख्य धारा में जोड़ पाए, और उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर पाए, और आर्थिक रूप से उनको संपन्न बना पाए, और लोग आत्मनिर्भर हों। इस उद्देश्य के साथ शौर की शुरुआत हुई, और इस तरह से हमने अपने काम को शुरू किया। शौर मुख्य रूप से बोलिए। मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, आयवर्धन, और मुख्य रूप से क्योंकि हम लोगों का जो सोच था वो लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता है और लाइवलीहुड बेस्ड काम कर सकें, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं थे लोगों के पास आजीविका के। पूरे ना कोई कारखाना था, ना सड़क थी, ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना इंडस्ट्री थी। लोग बस अकाल पड़ते थे, लोग चले जाते थे गुजरात की तरफ, और विशेषकर पुरुष जाते थे, महिलाएं और बुजुर्ग पीछे रहते थे। तो उस तरह से उन लोगों को हम कैसे संबल दे सकें और इसके विकल्प दे सकें, इसको लेकर शौर की शुरुआत की गई।
एक रिमोट एरिया में, रेगिस्तान में, जहाँ पे किसी तरह की कोई रिसोर्सेज नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विकल्प है, वहां पे आपने एक बेहतर समाज की और एक आधुनिक समाज की कल्पना की है। उसके लिए सिर्फ एक आपकी एक सोच से आज आपने काफी कुछ बदल दिया है वहां पे, लता जी। और बहुत खुशी हो रही है आज आपसे यहाँ बातचीत करके। शायद कितने लोग इस बातचीत से आज प्रेरणा ले सके कि कुछ भी परिवर्तन करने के लिए सिर्फ एक सोच की जरूरत होती है। श्योर कि जितने भी विषयों पे काम कर रहा है श्योर, उसके प्रमुख विषयों पे आज हम यहाँ बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने ग्रामीण महिलाओं के बारे में बताया, उनके हेल्थ को लेके भी आप लोगों ने काम किए हैं। तो ग्रामीण महिलाओं की हेल्थ और उनकी पर्सनल हाइजीन को लेकर किस तरह के कदम उठाए हैं, जबकि वहां पे रेगिस्तान और पानी का पूरा अकाल है, और ऊपर से एजुकेशन की तो बिल्कुल कमी है, हेल्थ एजुकेशन की तो बिल्कुल कमी है। तो वहाँ किस तरह से आपने ग्रामीण महिलाओं को अपनी हेल्थ के लिए अवेयर किया, जागरूक किया, उस बारे में आप हमें बताइए। जब काम की शुरुआत की और गांव में लोगों के बीच गए और वहाँ रहने का बीच मौका मिला, तो देखा कि बहुत सारी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, बहुत पिछड़ी हुई है और सामाजिक बंधन है, पर्दा प्रथा तो है ही, लेकिन उनको घर से बाहर निकलना या अपने कोई निर्णय लेने की जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। और देखकर जो पानी का अभाव था, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। जब हम गांव में गए और एक रात वहाँ रहने के बाद देखा कि सारी महिलाएं सुबह खाली हाथ जा रही हैं। तो सवाल था, बाद में पूछा कि आप खाली हाथ कैसे जा रहे थे? तो बोला कि वन गए तो पानी, बोला पानी का है, हम तो मिट्टी का उपयोग करते हैं। छोड़ दिया। मैं हिल गई कि देखो इस क्षेत्र में पानी नहीं है और लोग व्यक्तिगत स्वच्छता की हम बात करते हैं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं, निवृत्त होने के लिए पानी नहीं, तो कैसे ये लोग अपने जीवन, और उसी में और बहुत सारे सवाल उन लोगों से किए कि आपके प्रसव के दौरान, आपके मासिक धर्म के दौरान आप लोग कैसे ये सब क्या करते हैं? तो बोला मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ों ने हमें इस तरह से एक सोच में डाल दिया कि हम लोग इनके लिए काम करें। तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता, नहाना धोना, लेकिन पानी कहाँ था? कहते हैं उस जब आज से 30 साल पहले तो एक ऊँट गाड़े पानी के लिए भी 200 रुपये लगते थे और 200 रुपये बहुत महीना लगता था। लेकिन लोगों को साथ बातचीत की, शुद्ध पानी पीने की बात की, जो भी पानी हो शुद्ध हो, लेकिन थोड़े पानी में भी कैसे स्वच्छता रहे, हम नहाएं धोएं और अपने कपड़ों को साफ से रखें। और साथ में ही कुल मिला के स्वास्थ्य में, जब प्रेसिडेंट स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता की तो बात की, और जब प्रेसिडेंट स्वास्थ्य की बात करते हैं तो गांव में महिलाओं का प्रसव एक कोने में रेत पे होता था और उनकी जो प्रसव के दौरान जो नाल काटी जाती वो चाकू से काटी जाती, जो सबसे फिटनेस और हाइजीन के उसके विपरीत था। तो फिर हम लोगों ने उनको जागरूक किया कि भाई ये स्वच्छ सुरक्षित प्रसव होना चाहिए, लेकिन कोई संसाधन नहीं थे। गांव में किसी महिला का प्रसव होना, वो अगर खतरे में है तो उसको लाना ले जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, या तो ऊँट गाड़ा या किसी ट्रैक्टर पे लोग, किसी किसी के पास ट्रैक्टर था, सबके पास तो वो भी नहीं था, ऊँट गाड़ा पे लेके आते, या तो महिला की मृत्यु होती या बच्चा खत्म होता। मतलब ये कठिन परिस्थितियाँ थी। तो लोग जानते भी नहीं थे कि कैसे हम, अगर खतरनाक तरीके से महिला खतरे में है तो कैसे उसको बचाया जाए। खैर लोगों के साथ बातचीत की, लोगों ने ऐसा, हमारे तो ऐसी जिंदगी चलती रहेगी, क्या नहीं, ऐसे नहीं, हम मनुष्य हैं और हमें अच्छे तरीके से रहना है। जो भी हमारे पास संसाधन है उनसे हम अपने को कैसे अच्छे से हम लोग कर पाए। तो हम लोगों ने गांव में दाइयों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट थी उनको ट्रेंड किया, और रिस्क के केसेस को हम लोग नहीं हैंडल करेंगे, और महिलाओं को प्रसव के दौरान जो खतरे के गुण है, छोटी हाइट की है, ब्लड प्रेशर वाली है, या उसका बच्चा उल्टा है, या उसके और जो खतरे हैं उससे हम उसको बचाएंगे। तो इस तरह से दाइयों को प्रशिक्षित किया। तब दाइयाँ जरूर तैयार हुई, लेकिन उनको लगता था कि हम तो बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए पहले दाइयों का ट्रेनिंग करके उनको बाड़मेर अस्पताल में बताया कि किस तरह से सुरक्षित प्रसव होता है। तो आप भी वहाँ सुरक्षित प्रसव गांव में भी करवाएं, तो उस पर कपड़े का उपयोग करें, रेत पे ना करें, और बच्चे को सारे टीके लगने चाहिए,
प्रसव के पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद, इस तरह से। और फिर टीका लगाने के लिए गांव में कोई साधन नहीं था, कहीं पर कोई एनम नहीं रहती थी, तो हम लोगों ने संस्था के मगर साहब के नेतृत्व में सरकार के साथ मिलकर एनम को अपने साथ ले जाते, सुबह टीका ले जाते, दिन भर गांव में एनम दाई सब महिलाओं को इकट्ठा करती, उसको इंसेंटिव देते थे हम लोग। और इस तरह से महिलाओं को जब टीका लगाने की बात आई तो कहते तो बच्चा गिराने के लिए लगा रहे हैं। ये चैलेंजेस थे, आसानी से कोई मानने वाला नहीं था। क्या लंबा प्रयास था, बहुत लंबे प्रयास करने पड़े, और सबसे ज्यादा विश्वास पैदा करना पड़ा कि लोग विश्वास नहीं करते, पता नहीं बाहर के लोग हैं, इनका क्या स्वार्थ है। तो 2-3 साल तक तो हम लोगों सिर्फ उन लोगों के साथ अपने रिश्ते कायम किए, उनसे उनके घर में रहे, उनकी समस्याओं को समझा, और तब जाके एक विश्वास पैदा हुआ और लोगों ने हमारी बातों को मानना शुरू किया। और फिर जो कहा वो किया, जो कमिटमेंट हमने उनके साथ रखा, यही डॉक्टर को लाएंगे तो डॉक्टर को लाके जांच करवाई, एनएम से टीकाकरण करवाएंगे, गाड़ी की व्यवस्था करके टीके, गांव में बिजली नहीं होती थी, सुबह लेके गए वैक्सीन को, शाम को वापस वैक्सीन बॉक्स में रखवाना पड़ता था। तो इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की, सरकार के साथ मिलके की, और इसमें लंबा समय लगा, लेकिन लोगों को समझ में आया। ममता किट एनम्स को उपलब्ध करवाए, ब्लेड, कॉटन और जो भी आवश्यकता थी उस चीज़ों की उनको दिया गया। और उसके बाद उन दाइयों को लगा कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, और उन्होंने बाकायदा उन चीज़ों को माना। रिस्क के केस को रेफरल करने के लिए गांव में हमने कोष बनाया कि भाई जो महिलाएं हैं उनके पास पैसा नहीं होता उस समय, तो माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ हमने स्वास्थ्य के लिए भी गांव में कोष बनाया, और गांव में 5,000 हर समय उपलब्ध रहते थे। जिस महिला को अगर प्रसव पीड़ा हो रही है, कोई बीमारी है, उसको तुरंत इलाज चाहिए, तो गाड़ी हमारी रहती थी और उसको उसी समय हॉस्पिटल ले जाकर उसकी रेफरल सुविधाएं रहती, और उसका सारा काम निपटने के बाद बिना किसी इंटरेस्ट के वो पैसा आसान किस्तों में लौटाती थी। तो ये पूरी व्यवस्थाएं लोगों को दी और उनकी समझ बनाई कि वो इस तरह से निरंतर करें और अपने काम को, और इस तरह से जहाँ एनएम नहीं थी वहाँ सरकार के साथ मिलकर पैरवी करके उनकी पोस्टिंग भी करवाई। इस तरह से स्वास्थ्य के काम को, व्यक्तिगत स्वच्छता, जो मिट्टी का उपयोग करते थे उसके बाद एक साफ कपड़े का उपयोग करें, उसके बाद सैनिटरी नैपकिन की बात भी आई, तो हमने महिलाओं के साथ और किशोरी बालिका दोनों को जागरूक किया, और उसका उपयोग करना, इसका डिस्पोजल करना, इन सारी चीज़ों पर भी संस्था ने पूरा काम किया। और एक निरंतर प्रक्रिया थी गांव के अंदर, गांव में जो एसएचजी ग्रुप्स हैं उनको तैयार किया गया ताकि वो सारे गांव के स्तर पर उन कामों को निरंतर कर सके। तो इस तरह से गांव में छोटे छोटे संगठन तैयार किए कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है और हम जो काम कर रहे हैं उसको निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम लोग उसके फॉलो करते रहे। इस तरह से मातृ शिशु की जो मृत्यु दर थी वो काफ़ी हाई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों ने पूरे प्रयास किए कि सुरक्षित प्रसव हो और बच्चा और माँ सुरक्षित है, कम से कम मातृ मृत्यु दर हो पाए। तो इस तरह से एक, और ये बॉर्डर के इलाके पे जहाँ कोई गाड़ी नहीं, कोई संसाधन नहीं, अगर आप पैदल चलो तो 1-1 फुट पैर आपके रेत में जाते थे, लेकिन मैं और मेरे साथी और बहुत सारी टीम ने मिलकर इस काम को किया, और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनके सहयोग से हम लोगों ने इस काम को और बेहतर और गाइडेंस और उसकी पैरवी करके इस कार्य को किया। और जब ये सुरक्षित प्रसव की बात की, दाइयों को ट्रेनिंग दी, उसके बाद आया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, तो इन दाइयों को हमने आसान सहयोगी बनने के लिए प्रेरित किया कि वो ट्रेन रहे और किस तरह से महिलाओं को जोड़कर उनका टीकाकरण कराना, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाना, और मतलब एक निरंतरता इसकी बनी रही, और आज भी वो महिलाएं उस तरह से इस काम को कर रही हैं। तो इस तरह से हमने स्वास्थ्य में पानी के मुद्दे से और मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है वहाँ से शुरू किया। 1994 में मलेरिया भयंकर रूप से फैला, तो हम लोगों ने पूरी एक डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की टीम लाकर सरकार के साथ बराबर उस बैकलॉगिंग को कम किया और लोगों को सरकारी दवाई पे विश्वास बनाने का काम किया। लोग कहते सरकारी दवाई तो बेकार है, फेंक देते थे, तो कैंप लगाकर उनको वही दवाई खिलाते, वही दूध बिस्किट, इस तरह से उनकी आदत में एक बदलाव ला के, और इंजेक्शन लगवा दो नहीं, आप पहले मुंह से दवाई ले सकते हैं तो वही लें। इस तरह से स्वास्थ्य, टीबी, मलेरिया के प्रिकॉशन से लेकर के हम प्रजनन स्वास्थ्य तक गए, और आज हमें लगता है कि लोग बिल्कुल स्वस्थ, कम पानी में स्वच्छ रहते हैं, मंजन करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं,
तो अब लड़कियां और महिलाएं बहुत बदल गए हैं और उन लोगों के स्वास्थ्य के और स्वच्छता के मायने समझ में आ गए। तो इस तरह से प्रयास किए गए और ये लंबे 8-10 के बहुत साल के प्रयासों के बाद हम लोग आ पाए। बहुत खूब और बहुत ही प्रशंसा के काबिल काम है। और मैं निरंतर अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी, एक शहरी महिला की सिर्फ एक सकारात्मक सोच ने गांव का उत्थान किया है। और सोच ही बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हर एक छोटी से छोटी बातों में इन्होंने बदलाव किया है, पूरी प्रक्रिया से किया है। और धरातल पे रह के जहाँ पे काम करना होता है, वहां पे लोगों के बीच में पहले अपना बनने की जरूरत होती है। लता जी ने वही सारे काम किए, पहले उन लोगों के बीच में अपना बने, तब जाके गांव की महिलाओं की प्रसव और मासिक धर्म जैसी समस्याओं को भी उन्होंने बहुत ही अपनेपन से उसको समस्याओं को हल करने की कोशिश की, आधुनिक तकनीकी से उनको जोड़ा और मातृ शिशु दर उनकी मृत्यु को कम करने की कोशिश की। लता जी, ये सब चीजें शहर में करना बहुत अलग चीज हो गई। शहर में ऑलरेडी सारा विकास होता है, लेकिन गांवों में सोच के साथ ये सारा काम करना सचमुच में काबिले तारीफ है। हम आपसे और भी जानना चाहते हैं। अभी तो हमने श्योर के सिर्फ एक विषय पे बात की है। अभी आपने जैसे सैनिटरी नैपकिन की बात करी है, कर्मा फाउंडेशन भी सैनिटरी नैपकिन, महिलाओं की पर्सनल हाइजीन को लेके काफी बेहतरीन काम कर रही है। सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन समाज के सारे सोशल वर्कर्स को जो कि महिलाओं की पर्सनल हाइजीन को लेके काफी कंसर्न है। चलिए आगे बढ़ते लता जी। ग्रामीण ग्रामीण इलाके में जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे लोगों को, लता जी आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन रही हूँ। जी, ग्रामीण इलाकों में जहाँ लोग अपने आय के रिसोर्सेज ढूंढते हैं, वहां पे एजुकेशन के लिए कोई माहौल नहीं होता है, कोई न समय होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम सोचते हैं कि 2 घंटे काम करेगा तो शायद 2 पैसे कमा के लेके आ जाएगा। वहां पे परिकल्पना करना शिक्षा के लिए बहुत ही अलग चीज है। शहरों में तो अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आपको हजारों स्कूल्स, कॉलेजेस और साथ में अलग अलग बोर्ड्स भी मिल जाएंगे। लेकिन गांव में शिक्षा की परिकल्पना करना, उनके घर वालों को उसके लिए कन्विंस करना, किस तरह से ये जागरूकता वहां पे आपने फैलाई, और साथ ही साथ श्योर का किस तरह का योगदान रहा वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा की बात हम करते हैं तो उस समय शिक्षा के मायने थे ही नहीं लोगों के दिमाग में। और कई स्कूल थे तो कुछ लड़के पढ़ने आते थे और उसमें भी फिर जाति पाति का बहुत बड़ा भेदभाव था। दलित बच्चे पीछे बैठते थे, बाकी लोग आगे बैठते थे और उस तरह से शिक्षा का एक माहौल नहीं था। और स्कूल थे लेकिन कहीं टीचर था तो कहीं खाली स्कूल थे और गांव में शायद स्कूल में पशु भी थे। ऐसा माहौल था। और जब हम लोगों से बात करते कि बच्चे की शिक्षा बहुत जरूरी है तो कहते कि बच्चे को, लड़के को पढ़ाएंगे तो क्या आप नौकरी दोगे? देखा नहीं, नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बच्चा पढ़ेगा तो शायद ये पशु चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, गाय पालता है, आपके खेत में काम करता है। तो इन बच्चों को शिक्षा के बाद इन काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या तकनीकी यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं और आपका व्यवसाय बेहतर चल सकता है, तो उसके ज्ञान तभी हो पाएगा जब वो पढ़ पाएगा। लड़की की शिक्षा की बात पे तो लोग यूं कि लड़की और पढ़ाएंगे कहाँ भेजेंगे हम उसको? गांव में तो कोई औरत भी नहीं पढ़ाती है, हम किसके भरोसे लड़की को भेजें? और ये एक पूरा एक अभियान के रूप में काम किया गया था। उसमें एक लोक जुम्बिश योजना चली थी जिसके अंदर था कि लोगों की सहभागिता से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनमें जुम्बिश पैदा करना और लोगों की सहभागिता से स्कूल स्कूल का संचालन हो। भाई अध्यापक बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता तो लोग भेजते नहीं, तो अध्यापक और लोग मिलकर खुद तय करें कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे बेहतर होने चाहिए। और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात थी। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमें तो बहुत प्रयास करने पड़े। लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी लड़की बाहर जाएगी तो वो तो बिगड़ जाएगी, मतलब यहाँ की भाषा में अगर मैं कहूँ तो कहते लड़की नकटी हो जाएगी। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? बच्चे पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ने का अधिकार है। हालांकि यहाँ बेटियां कम है और बहुत लाड से बच्चों को पालते हैं। एक व्यवस्था है कि साटे की, एक लड़की है तो लड़के को की शादी होगी। तो लड़कियों के प्रति वो जान तो था लेकिन वो सोच नहीं थी।
तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और उस समय लोग जुम्बिश के हमें लड़कियों की शिक्षा की बात की और उसके साथ कि ड्रॉप आउट ना हो, क्वालिटेटिव एजुकेशन हो और टीचर और गांव के लोगों के बीच में संवाद हो और पूरी एक शिक्षा को लेकर लोग जुड़े। फिर भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल था और फिर लोगों के साथ जब हम लोग काम कर रहे थे तो समुदाय के साथ एक रिश्ते कायम थे हमारे, विश्वास था कि संस्था यहाँ आती है, सारे लोग अच्छे से काम करते हैं, महिलाएं उनके साथ जाती हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हमारी बच्चियों के साथ भी अच्छा रहेगा। ऐसे हमने शुरू किए बालिका शिविर, एक सोच के साथ कि बच्चियों को लाएं, ऐसी बच्चियां जो कभी स्कूल गई नहीं, सिर्फ बकरी चराती या भेड़ चराती थी, जिन्हें यह भी पता नहीं कि घर के बाहर क्या है, सिर्फ गांव और बकरी और वो पेड़ के नीचे बैठ के छाल या तो उसकी वो सांगरी तोड़ना या पिल्लू तोड़ना या बकरियों को चराना। उन बच्चियों को हम लोग अपने कैंपस पे लाए। पहले 50 के बच्चों का बैच शुरू किया और बड़ा कठिन था कि उन बच्चों को ले आए। घर वालों ने भी हम पे विश्वास करके उनको भेजा, उनके लिए टीचर लाए जो उनको कम समय में अच्छे से शिक्षा दे सके और इस तरह से उन बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा किया। उनको बेसिक शिक्षा, हिंदी, गणित, थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान, ताकि 5वीं तक के स्तर तक वो कुछ समझ बना सके। उम्र में 8-10 साल से 15 साल तक की बच्चियां थी जो स्कूल जाने में शर्म महसूस करती थी। छोटी एक दो जैसे पहली दूसरी में पढ़ी उसके बाद उसको छुड़ा दिया, ऐसे भी बच्चियां थी। उन सारी बच्चियों को हम लोगों ने रेजिडेंशियल रखकर और उनकी पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर फिर आत्मविश्वास पैदा हुआ, गाना, बातचीत करना, कॉन्फिडेंस, ये सारे करके ऐसे ही करके हमने करीब 450 बच्चियों को अलग अलग बैचेज में उनको पढ़ाया और फिर उनको बेसिक पढ़ाई के बाद एग्जाम्स कराए। कोई 3वीं पास हुई, कोई 5वीं पास हुई, फिर उनको मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन के साथ जोड़ दिया और इस तरह से शिक्षा का माहौल बना। आज हम देखते हैं कि उन्हीं स्कूल में वो बच्चियां जो बच्चियां पढ़ के निकल गई, अब बच्चियां साइकिल लेकर स्कूल पढ़ने जाती है, तो हमें लगता है कि वो आज से 20 साल पहले हमने जो प्रयास किए, आज उनकी सफलताएं हमको नजर आ रही हैं और एक माहौल बना, लड़कियों को भी बढ़ाने लगे। महिला टीचर के लिए भी हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर उसकी पैरवी की और लोक जुम्बिश एक ऐसी योजना थी जिसमें सब तरह के प्रयास सामूहिक रूप से किए और समुदाय को साथ जोड़कर किया गया था। तो इस तरह से 4.5 जब अब्दुल कलाम साहब ने हमारी संस्था की विजिट की थी तो बच्चियों के साथ जब वो मिले, उन्होंने उनसे कुछ कहानियां सुनाई, उनसे कुछ प्रश्न किए, उनसे बोर्ड पर लिखवाया और वो कहते उनको लगा कि वाह, ये तो बच्चे काफ़ी अच्छे लायक हैं। तो कोशिश इस तरह से एजुकेशन में उसके बाद 5वीं के बाद कुछ बच्चियों को हमने 10वीं तक आगे पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया, उनके कुछ सपोर्ट किया और जब 10वीं पढ़ गई तो हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रयास किए कि गांव की और शहर की लड़कियों में क्या अंतर है। तो हमने कुछ ऐसे प्रयास किए कि गांव की 5-7 बच्चियों को शहर के परिवार के साथ भेजा और शहर की 5-7 बच्चियों को फिर गांव की तरफ लाए। तो शहर की लड़कियों ने कहा कि गांव के अंदर कितने अच्छे स्कूल हैं, लोग बस में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके घर में सब बना बनाया मिलता है, कोचिंग होती है, ये सब होता है। और जब गांव की लड़की, शहर की लड़की गांव में आई, बाकासर जैसे इलाके में, तो उसने देखा कि यहाँ तो सब घर का काम भी करती है, पानी भी लाती है, गाय भी चराती है, उसके बाद पढ़ाई भी करती है। इस तरह से एक ताल मतलब एक एक्सपोजर करवाया और उस तरह से लगा कि शहर और गाँव, तो शहर वालों ने गाँव को समझा कि क्या कठिनाइयाँ हैं और किस तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं, और गांव वालों ने शहर को देखकर उनके मन में भी उत्साह जागा। लोग कहते कि पढ़ा के क्या करेंगे, तो हमने कहा अगर लड़कियां नहीं पढ़ेगी, लड़के नहीं पढ़ेंगे तो आपके गांव में रहेगा कौन। आप कहते हो कि स्कूल में टीचर महिला रहती नहीं, एनएम हमारे गांव में रहती नहीं, हमारे गांव में कोई सरकारी जो पौधे वो खाली हैं, तो जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे गाँव में कौन हमारे लोगों के लिए काम करेगा। और ये बातें उन लोगों की समझ में आने लगी कि टीचर हमारी बेटी बने, नर्स हमारी बेटी बने, डॉक्टर हमारी बेटी बने। इस तरह से उन लोगों को हम लोगों ने प्रेरित किया, इस तरह के उदाहरण उनके सामने रखे और इस तरह के प्रयास किए, पूरी सामूहिक रूप से प्रयास हुए और इस तरह से शिक्षा का एक माहौल बना और लड़कियां पढ़ने लगी। आज गांव में बीए पास कर रही हैं लड़कियां, घर का काम भी करती हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। तो जब ये सब कुछ देखते हैं तो कभी मन में अच्छा भी लगता है कि हमने जो शुरुआत की उसके परिणाम आज बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके चेहरे की खुशी की चमक बता रही लता जी।
कि आपकी जो जर्नी रही और आज आज उसका जो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, आपके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है हमें। लता जी, जो श्री सत्य अंध मुख बधिर विद्यालय है बाड़मेर में, श्योर संस्था के अंदर, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए आप। जी, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने शिक्षा का एक माहौल जब सब जगह बनाया, तो जो स्वास्थ्य के काम करते थे वे आंखों के मोस्टली ऐसे लोग नजर आए जो जिनको दृष्टि बाधित थे। तो हमारी शुरुआत वहां से हुई कि ऐसे दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए। और वो बच्चे भी हमको जब हम लोग स्वास्थ्य का काम कर रहे थे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी, तो उसमें हम लोगों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाते थे। उसके बाद माहौल बनाया कि गांव में मोतियाबिंद क्यों हो रहा है, अवेयरनेस। गांव में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी, हमारे डेजर्ट का इलाका था, हरी सब्जियां खाने को नहीं मिलती, आंधी आती थी, बचाव नहीं करते थे लोग। इन सारे अवेयरनेस के साथ साथ जब ये दृष्टिबाधित लोग मिले और तब देखा कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा से वंचित हैं। तब एक सोच बने कि जब और लोगों की शिक्षा की बात करते हैं तो इनको भी शिक्षा से जोड़ा जाए। और जब इनके शिक्षा की बात सरकारी स्कूलों में की तो लोगों ने कहा पागल हो क्या, इनको हम कैसे पढ़ाएंगे। इनको पढ़ाना तो इनके लिए भी शिक्षा जरूरी है, शिक्षा सबके लिए है। तब एक माहौल बनाया और साइट सेवर इंटरनेशनल एक एजेंसी के साथ हमारा काम शुरू हुआ जो आई हेल्थ को लेके था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि इन बच्चों को पढ़ाना है। अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर चाहिए। तो स्कूल में उनके एडमिशन करवाए गए, सरकार जिला कलेक्टर से बात की गई, शिक्षा विभाग से बात की गई, सारे प्रयास किए गए, लेकिन बच्चों को स्कूल में लाना ही पर्याप्त नहीं था। उनके पढ़ाने के लिए, उसके माहौल के लिए लोगों की जरूरत थी। तब ऐसे बच्चे जो बीए पास थे उनको स्पेशल बीएड करवाया गया। उसके लिए साइट सेवर ने हमारी मदद की और कॉरेस्पॉन्डेंट से उनको बीएड, स्पेशल बीएड करवाया गया। उसके बाद हमने पूरे बाड़मेर, चौटन, सिंदरी, 2 ब्लॉक को हमने पूरा तरह से कवर किया। उसके बाद जैसलमेर जिला पूरा हम लोगों ने इस काम के लिए और हर गांव से बच्चों को स्कूल जोड़ने का प्रयास किया। और उसके साथ ही उनके साथ टीचर नियुक्त किए। 8 बच्चे पर एक टीचर मोबाइल रूट करता था मोटरसाइकिल से, गांव के लोगों को भी माहौल बनाता कि इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें और उनकी पढ़ाई कैसे हो, टीचर उसको कैसे पढ़ाए, वो सारी काउंसलिंग। शायद लता जी का नेटवर्क कुछ समय के लिए चला गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लता जी जो जोधपुर में पली बड़ी, उनका एजुकेशन जोधपुर से हुआ और सिर्फ परिवार में उनके माताजी के देहांत के बाद एक मानसिक बदलाव के लिए वो बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर पहुंचने के बाद में सिर्फ एक सकारात्मक सोच के साथ वो एक संस्था से जुड़ी और आज उन्होंने अपने जीवन का इतना लंबा सफर तय किया है। श्योर के साथ जुड़कर लता जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज को समर्पित किया है। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें जिसमें इन्होंने शिक्षा को लेके, विमेन हेल्थ और उनकी पर्सनल हाइजीन को लेके काफी सराहनीय काम किए हैं। अभी जैसे ही लता जी आपसे फिर से जुड़ती है, हम बाकी की बातचीत भी उनसे करेंगे कि उन्होंने और किस किस तरह के कार्य किए हैं यहाँ पे श्योर के साथ मिलके, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में उन्होंने लगभग 65,000 महिलाओं को, जहाँ पे गांवों में विमेन एम्पावरमेंट होता है क्या है लोगों को ये भी नहीं पता था, वहां पे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लोगों को उनसे जोड़ते हैं और आज लगभग 65,000 महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिलाया है। अ, अभी हम फिर से कोशिश कर रहे हैं लता जी हमारे साथ फिर से जुड़े ताकि हमें बाकी की बातचीत करें। हो सकता है वहां पे नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
सॉरी नेटवर्क कट चला गया था, तकनीक जी, जी, तकनीकी जी। गड़बड़ी। अ, तो यही तकनीकी सोच थी कि खराबी की वजह से जी, कंटिन्यू करते लता जी, आप बताइए। इस तरह से हम लोगों ने मतलब शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया और बच्चे आगे बढ़ते, बच्चियां पढ़ती रही और आगे बढ़ती रही। और इसके साथ ही किशोरी बच्चियों के साथ उनके जो सामाजिक मुद्दे थे या बढ़ती उम्र के साथ जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी हम लोगों ने काम किया कि कैसे उन समस्याओं का निराकरण कौन करे, क्योंकि माँ तो बेटी को कुछ बात करती नहीं थी। तो ऐसे में उन बच्चियों के साथ कैसे इंटरेक्शन हो, तो माँ और बेटी के साथ संवाद कराना और उनके उन मुद्दों को समझना, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनके क्या संकोच होते हैं। तो इस तरह से जीवन कौशल प्रशिक्षण उनके साथ किए गए और किन परिस्थितियों में उन्हें किस तरह से एक आगे मुकाबला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर उनके प्रशिक्षण करके उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया। महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, कुछ कुछ शिक्षा के साथ भी उनको जोड़ा गया है। जी बहुत-बहुत धन्यवाद लता जी। और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस रहा, उसके लिए हम अपने दर्शकों से थोड़ा खेद चाहते हैं। और अभी कंटिन्यू करते हैं। हमने लता जी से काफ़ी सारी बातचीत करी है, श्योर के काम को लेके, लता जी के सोच को लेके, इनके काम को लेके कि किस तरह से लता जी ने वीमेन हेल्थ और उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत ही सकारात्मक और ठोस कदम उठाए और ग्रामीण बच्चों को और अंधमुख बधिर बच्चों के लिए और वहाँ की किशोरी लड़कियों के लिए किस तरह से एजुकेशन से उनको जोड़ा, कैसे उनको कन्विंस किया। अब आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में जो पाक विस्थापित महिलाएं यहाँ पे आई थी बंटवारे के बाद, तो उन सत्यसाई के बारे में छूट गया है, मैं थोड़ा सा और जोर देना चाहती हूँ। जी जी, सत्यसाई जरूर स्कूल जरूर की शुरुआत वो इसकी शुरुआत 15 बच्चों से की थी हम लोगों ने, और आज 110 जी बच्चे स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल में रह रहे हैं। शुरुआत तो यही की कि भाई इन बच्चों को हम कैसे स्कूल से जोड़ने के बाद जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हम निरंतर पढ़ाई से कैसे जोड़ेंगे, और लॉन्ग टर्म की बात सोचते हुए सत्यसाई स्कूल की स्थापना की गई। शुरुआत दृष्टिबाधित बच्चों से साथ हुई, लेकिन जब हम विकलांगता की बात करते हैं, दिव्यांगों की बात करते हैं, तो और सारे मुद्दों को हम अलग नहीं कर सकते। तो हमारे पास बच्चे आने लगे, मूक बधिर भी आए, मानसिक विमंदित भी आए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्कूल का विस्तार किया और सारे तरह के स्पेशल टीचर लगाकर उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, आत्मसम्मान और मान सम्मान के साथ बच्चे रहें, अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ पाएँ। 8वीं तक की पढ़ाई हमारे स्कूल में बराबर तरीके से चलती है और रेजिडेंशियल है सारा। उसके बाद 8वीं के बाद के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, क्योंकि ऐसा भी एक सोच है कि बच्चे सिर्फ अपने ही तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो उनका उस तरह से विकास नहीं हो पाता है। तो हम उनके पूरे समुचित विकास को देखते हुए इस जो पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी उन बच्चों के साथ वो पढ़े, उनसे भी मिले जुले और उनकी तरह से अपने आप को तैयार करें। और मैं कहते हुए कहीं मुझे संकोच नहीं कि हमारे बच्चे उन बच्चों से भी ज़्यादा परसेंटेज लेकर निकलते हैं। 98-99% हमारे बच्चों ने अंक लिए, और ऐसे हमारे 2-3 बैच निकलने के बाद कुछ बच्चे सरकारी नौकरी में लग गए, कोई टीचर बन गए, कोई बैंक का मैनेजर बन गया है, और इस तरह से निरंतर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। वो ब्रेल के माध्यम से पढ़कर अपनी पूरी शिक्षा में, क्योंकि उनका एक ही उनकी बात रहती है कि हमको पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ खेल, क्रिकेट के बारे में बात कर लो या किसी भी और विषय पे बात करो, उनकी पूरी जानकारियाँ वो रेडियो सुनते हैं, वो सब कुछ सारी न्यूज़ सुनते हैं। इस तरह से उनका सोशल दूसरे तरह के भी एस्पेक्ट्स में उनका विकास हो रहा है। और ये स्कूल की हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी इसमें मेहनत कर रहे हैं। सत्यनारायण जी हमारे साथ इस काम को लेकर बेहतर तरीके से जुड़े, उनके साथ और बहुत सारे टीचर्स जुड़े, और हमारे मगरा जी जैन साहब, जिनको हम कभी भी कहते हैं कि ये मुद्दा है और ये काम करना है, वो कहते कर लो, कभी नहीं कहा कि इसके लिए क्या होगा, नहीं कर लो, हो जाएगा, ईश्वर देगा। और उनकी इस भावना का ईश्वर ने भी हमारी मदद की, जो भी काम शुरू किया उसके लिए अपना संसाधन जुड़ते गए और काम आगे बढ़ता गया। तो सत्यसाई स्कूल भी हमारी वो दृष्टिबाधित शुरुआती बच्चों की शिक्षा की एक निरंतर सोच का एक परिणाम है, और आशा है कि आज 8वीं है, हम इसको 10वीं तक और बीएड तक ले जाएंगे,
ऐसे हमारे प्रयास हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होकर, इन बच्चों को ये अवसर मिला। मुझे लगता है कि जब इन बच्चों को हम गांव से लाए थे तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम पढ़ पाएंगे। स्कूल, हमने इस स्कूल के अलावा गांव में भी बहुत सारे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन वो 5वीं पास की या फिर रह गए। लेकिन जो स्कूल तक आए वो बच्चे आज अपने भविष्य को बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जो कहते हैं कि भगवान कुछ छीनता है तो बहुत कुछ दे देता है, उनके अंदर वो इतनी बड़ी प्रबल इच्छाएं थी कि वो पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल की एक शुरुआत हुई और आज बच्चे आगे जा रहे हैं। बहुत खूब लता जी। और ये जो बच्चों का परिणाम है वो आप लोगों की प्रेरणा और प्रोत्साहन है कहीं ना कहीं। और बहुत सारी अभी बातचीत हमारी बाकी है और समय निरंतर चला जा रहा है। करने की कोशिश करेंगे। जी। अभी एक तो बाड़मेर में जब बंटवारे के बाद में जब पाक विस्थापित महिलाएं जो हिंदुस्तान आई थी और उनके पास जो उनका एक परंपरागत क्राफ्ट वर्क का जो एक हुनर था, तो उसको आपने किस तरह से आधुनिक तकनीकी से जोड़ा और श्योर ने उनके परंपरागत हुनर को प्रमोट करने के लिए किस तरह के अवसर उनको प्रदान किए ताकि उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो? तो वो हमारे साथ यहाँ पे कुछ शेयर कीजिए। जी, पाक विस्थापित परिवार जब 71 वॉर के बाद और 65 के बाद यहाँ आकर बस गए थे, और लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं थे रोजगार के, अकाल पड़ते थे। और उस समय पुरुष, जैसा मैंने बताया कि लोग गुजरात चले जाते थे रोजगार के लिए, पुरुष गए, महिलाएं और बुजुर्ग गांव में रहते या बच्चे रहते थे। और ये हुनर उन महिलाओं के पास अपना पारंपरिक था, अपने बच्चों के लिए, अपने घर सजाने के लिए, अपने पशुओं के लिए, अपनों के लिए जो एक भाव से चीजें बनती थी, उन चीजों का धीरे धीरे प्रचलन हुआ और व्यापारियों ने उन चीजों को देखा और बाजार में उसको बेचना भी शुरू कर दिया। और उस समय उन लोगों को मात्र चाय की दुकान, वो जो गांव में एक परचून की दुकान होती है ना, जिसमें लोग तेल, चाय, शक्कर सब कुछ लेते हैं, वहीं से उनको कुछ सामान मिलता है जिसको बनाते थे, और वो लौटाते, उसको 1-2 रुपए मिलता है, उसमें चाय शक्कर ले जाते थे। तो हम लोगों ने, मगराजी साहब ने उससे पहले भी ट्राइजम स्काइट योजनाओं में नरवा केंद्र के दौरान इस कार्यक्रम को ट्रेनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पे किया था। उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। लेकिन जब श्योर में आए तो हमने चौटन के एक बिल्कुल बॉर्डर के क्षेत्र को चुना, और जहाँ इस क्राफ्ट की परंपरा काम को करने वाली बहुत सारी बड़ी तादाद में महिलाएं थी, उन महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया और कि वो अपने काम का बेहतर दाम ले सकें। और जो एक काम को जो बहुत कॉमर्शियल तरीके से फैल गया था, उसकी क्वालिटी गिर गई थी। तो उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना, उसके लिए ट्रेनिंग किया, डिज़ाइन डेवलपमेंट किए, मार्केट लिंकेजेस के लिए उनको तैयार किया, और उन अपने काम का सही दाम ले सके। हम लोग गांव में, एक गांव में 100 महिलाएं, लेकिन हम 30-40 को काम दे पाते थे। लेकिन हमने एक काम किया कि लोगों को अपने काम का दाम कैसे तय करें। जो सरकारी नॉर्म्स पर एक दिन की मजदूरी होती है, उसको घंटों में, कितने घंटे में क्या काम होता है, उसका क्या दाम बनता है, ये करना उनको सिखा दिया कि भाई आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या लागत है, और उसमें फिर आप कैसे मुनाफा जोड़ोगे अगर अपना काम करते हो। नहीं तो जो किसी का भी काम कर रहे हो तो आपको उसका दाम पूरा मिले। और ये एक, हमने कोई ट्रेड यूनियन तो नहीं बनाया, लेकिन उस तरीके से काम किया, लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपने काम के लिए बार्गेनिंग करें और पूरा पैसा लें। और शायद इस काम को सिखाने के बाद वो हमसे भी कहने लगे कि ये नहीं, कम पैसे हैं, इसके पैसे ज़्यादा होने चाहिए, इसके इतने घंटे हैं। हमको भी अंदर से अच्छा लगता कि हमने जो सिखाया वो हमसे शुरू है, लेकिन सब जगह उसकी शुरुआत बनी रहे। तो कुल मिला के लोगों की इसके दौरान हमने नए नए डिज़ाइन डेवलप किए। बाजार से लिंक करने के बाद कुछ नया चाहिए हमेशा, तो ये लोग अपने ट्रेडिशनल जो चीज़ें बनाते थे उसको बाजार की आवश्यकता के अनुसार NID, निफ्ट और जो इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली, बॉम्बे में, उन सारे लोगों के डिजाइनर्स को बुलाकर, हालांकि इनकी अपनी पारंपरिक डिजाइनर थी, इनके अपने काम थे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और बहुत भारी थे। उसको बाजार में कैसे प्लेसमेंट करें उस कपड़ों पे कि कम समय में अच्छा काम हो जाए और अच्छे दाम मिल जाए। वो डिजाइनर्स के साथ काम किया। तो एम्ब्रॉयडरी और पैचवर्क की मार्केटिंग हमने 94 और 97 के अंदर जापान, जर्मनी जैसे जाकर भी एग्जीबिशन के थ्रू वहाँ अपना सामान प्रदर्शित किया, बेचा, और कुछ एक्सपोर्टर्स के माध्यम से हमने जापान में भी इसको भेजा। तो इस तरह से मार्केटिंग में उनकी मदद की।
उनके सामान को बाजार तक लेके गए। ये महिलाएं जो कभी गांव से नहीं निकल रही थी, जब उनको दिल्ली एग्जीबिशन में जाने के लिए कहा तो बोले, घर वालों ने कहा हमारी औरत वहाँ कैसे जाएगी, और लोगों ने कहा अरे तो गई तो बेच देंगे वहीं पे, तो वापस ही नहीं आएगी। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम उनके साथ काम करते हैं, बहन जी हमारे साथ है और हमारे साथी उनके साथ हैं। उनको फिर हम लोग लेके गए, और जब पहली बार वो ट्रेन में बैठे तो आप देखिए उनका क्या आनंद था। उन्होंने कभी बस से गांव तक भी कभी गए होंगे। तो इस तरह से उनका एक्सपोजर हुआ, और मार्केटिंग में उनको सपोर्ट किया, उनकी आमदनी बढ़े और नए नए डिजाइन उनको मिलते रहे। और इसके लिए 1994 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सहयोग से क्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना बिंजराड में की गई, जहाँ उनको नए डिजाइन मिल सके, उनको कच्चा माल तैयार, अपना तैयार माल बेच सकें। वो सारी सुविधाएं भी वहाँ उपलब्ध करवाई गई, ताकि वो शहर में ना जाए तो वहाँ अपना सामान देकर अपना दाम ले सकते हैं। और फिर हमारे साथ एग्जीबिशन में जाने शुरू हुए, और फिर वो बाजार में अपना सामान बेचते थे। तब लोग उनको कहते कि आपने ये कलर लगाया, अगर ये लगाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो जब हम कहते तो उनको लगता है कि नहीं हमारा अच्छा है, लेकिन जब लोगों ने बताया कि हमको ऐसा चाहिए, तो इंटरेक्शन करवाया कम्युनिटी के साथ, जो खरीदार थे उन लोगों के साथ। इस तरह से उनके एक्सपोजर्स करवाए, सेवा जैसी संस्था में उनका एक्सपोजर कराया, कच्छ उनको भेजा कि और जो व्यवसायी हैं, जो महिलाएं अपने बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं, उनके कुटीर उद्योग है, उसकी तरह आप लोग भी उन काम को सीखो। तो और इस काम को हमने अकाल में एक विकल्प के रूप में रोजगार का जरिया बनाया। जब कोई भी जरिया नहीं था तो ये उनके जीवन का जरिया बना। और गांव में रहते हुए अकाल में जब परिवार बाहर चले जाते हैं तो बच्चों के और बुजुर्गों के लिए उसे उनकी राशन पानी की व्यवस्था होती थी। चलता था, जब परिवार के लोग लौट के आते थे बारिश के टाइम, तब तक वो इस तरीके से अपने घर से। तो इसको एक विकल्प के रूप में हम लोगों ने मगरा साहब के मार्गदर्शन में इस काम को आगे बढ़ाया, और करीब बड़ी तादाद 10,000 से भी अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर और लोगों के साथ लिंकेज किया। और आज भी 1000 महिलाएं हमारे साथ जुड़कर निरंतर काम कर रही हैं। और अब हमने एक सपना देखा था कि इस काम के मालिक जो काम कर रहे हैं उस काम के मालिक वो खुद बने। तो हमने अभी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी महिलाओं की, ताकि उस कंपनी के माध्यम से वो खुद अपने माल बनाएंगे, तैयार करेंगे और बेचेंगे। हम सिर्फ फैसिलिटेटर होंगे उनके साथ, शुरुआती फैसिलिटेटर के रूप में की, लेकिन पूर्ण तरह से उनके लिए कंपनी बना दी है। और वो लोग उस काम को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो खुद है, खुद डिसीजन करेंगे, अपने काम को ले जाएंगे। तो मैं समय को देखते हुए संक्षिप्त में अपनी इन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत बाड़मेर के लिए हैंडीक्राफ्ट एक बहुत बड़ा वरदान था जी। लता जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कहना चाहूंगी कि आज शहर में जो लाखों रुपए खर्च करके फैशन डिजाइनिंग और वैसे कोर्सेज करते हैं, वो काम आपने गांव में रह के उन महिलाओं को करवा दिया, और वो महिलाएं आज बहुत ही अच्छी इनकम कर रही है अपनी। सच में काबिले तारीफ है ये सारी जर्नी, सिर्फ और आपके उत्साह की और एक सोच के साथ, और आपके हौसले निरंतर इसी चीज में लगे रहे। हम बाकी की बातचीत अभी और कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने महिलाओं को इस तरह आगे जोड़ा, वैसे के वैसे महिलाओं को आपने कृषि के क्षेत्र में भी जोड़ा, जहां रेगिस्तान में एग्रीकल्चर सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता था, वहां पे आपने किस तरह से खेती बाड़ी से ग्रामीण महिलाओं को भी जोड़ा, और किस तरह से आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ नए विकल्प लोगों के बीच में लाए, ताकि महिलाएं भी उस काम से जुड़ सके। शौर की स्थापना के साथ दो मुद्दे मुख्य रूप से थे मगरा साहब के, कि भाई एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरा यहाँ की जो आमदनी थी वो पशुपालन पर आधारित थी। तो पशुपालन के कार्य को करें और साथ में ही ये सारे आजीविका के सारी चीज़ों को आगे ले जा सके। तो इस तरह से शौर ने जो इन महिलाओं को लेकर काम शुरू किया, और उसके बाद में कृषि और पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना बाड़मेर में इसलिए की गई कि एरिड जोन के अंदर साइंटिफिक तरीके से लोग कृषि कर सकें और इसका विस्तार हो सके, और कम पानी में कैसे उत्पादन लिया जा सके। तो शौर ने जब ये सारे काम शुरू किए तो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हमारी जो पूरे समुदाय की महिलाएं थी उनको इसके साथ जोड़ा, उनको अच्छे बीज उपलब्ध हो सके, उनको पारंपरिक खेती के साथ कैसे वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अधिक उत्पादन ले सके, चाहे वो बाजरा हो, मूंग हो, मोट हो या गवार हो। और उसके साथ में ही हॉर्टिकल्चर, जिसमें हमारी
यहाँ की तो अकाल पड़ते थे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऐसी रहती, हरी सब्जियां भी नहीं होती थी। लेकिन इस कृषि विज्ञान के बाद महिलाओं को फलों के पौधे, बेल, अनार, आंवला, इस तरह के पौधों को घर में लगाएं अपने, और बड़े बगीचे भी बनाए। उसके साथ महिलाएं न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि हीमोग्लोबिन उनका वैसे ही कम हो जाता है, तो वो जी। अपने गांव फूल फलदार वृक्ष लगाएं, सब्जियां किचन गार्डन के माध्यम से अपने घर में लगाएं, ताकि उनको हरी सब्जियां मिले, फल मिले, और उसके साथ साथ इसका विस्तार और भी तरीके से, जाकि लोग इससे अपनी आमदनी भी आगे बढ़ा सके। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बाड़मेर के अंदर बहुत सघन कार्य किया गया, और विशेषकर महिला तकनीकी केंद्र की स्थापना कृषि विज्ञान केंद्र के साथ की गई, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से महिलाओं के लिए विशेष रूप से हम लोग इस कार्य को आगे ले जा सकें, और कुल मिला के अच्छी आमदनी उनकी हो। और अब तो महिलाएं खुद, कोई था कि किसान का नाम लेते तो बोलते कि किसान का मतलब आदमी है जो खेती करता है, लेकिन आज किसान महिलाएं हैं, कि महिलाओं की भागीदारी तो पूर्णतः, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि का काम हो, सारा पूरा रहता है। लेकिन लता उसका जी, आप कई आपने उसको बाड़मेर में जेंडर इक्वेलिटी का काम बखूबी किया है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज और अवसर आपको महिलाओं को, लड़कियों को देने हैं, वो बराबर आपने वहां पे अवसर प्रदान किए हैं। तो मैं कहना चाहूंगी जेंडर इक्वेलिटी का काम तो वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से किया आपने। शुरुआत से ये सोच रखी कि समानता पे लाने की बात करें। घर में जब लड़का लड़की है तो लड़के को दूध पिलाते, लड़की को ठीक है कुछ खिला दिया, लेकिन जब धीरे धीरे सोच बदली, और कुल ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, वो हमने चाहे स्वास्थ्य प्रोजेक्ट हो, या एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट हो, या अन्य कोई परियोजना हो, लेकिन महिलाओं को इस कार्य से जोड़ा, ताकि उनकी आमदनी उनके हाथ में आए, और वो उस पैसे को अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए खर्च कर पाए। क्योंकि कुछ भी होता है, लेकिन जब अपने हाथ में पैसा होता है तो उसको उपयोग करें, और विशेषकर लड़कियों की तरफ, कि वो उनको शिक्षा से जोड़े, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दे। तो क्या कि परिवार जब लड़का होता है तो सब जुट जाते हैं, लेकिन लड़कियों के, ये 30 साल पहले की बात कह रही हूँ, और वो बदलाव आया। जी जी तो जी, जी, तो इस बदलाव तरह आया, से काफी बदलाव आया। बदलाव आया। और आज तो खैर बाड़मेर में इतना अनार हो रहा है कि करोड़ों की सप्लाई बाड़मेर से अनार की जा रही है। जीरा हो रहा है, मतलब कैश क्रॉप की तरफ भी लोगों का ध्यान रखें। हम लोगों ने कोशिश की कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिला, विशेषकर बॉर्डर वाले इलाके में इसको आगे ले जा सकें। तो और उसमें विशेषकर महिलाओं के न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रयास किए गए, और इस काम को आगे बढ़ाया गया। समय को देखते लता जी, हुए जी, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा कार्य है श्योर का हम्म, आपका, हम 1 घंटे में नहीं समेट सकते उसका, और फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में ग्रामीण लोगों की आय वर्धन के लिए श्योर ने किस तरह के काम किए? आपकी वहां पे क्या सोच रही कि पशुपालन से किस तरह से ग्रामीण लोगों की आय वर्धन हो, और किस हद तक आप उस कार्य में सफल हुए हैं, वो हमें यहाँ पे बताइए। पशुपालन के लिए सबसे पहला प्रयास था कि यहाँ की जो थारपारकर गाय की नस्ल थी वो लुप्त हो रही थी, और मगराजी जैन साहब, जैसे कि मैंने कहा, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं, उनके समाधान कैसे, और विशेषकर पशुपालन में हमारी जो इंडिजिनियस ब्रीड थी थारपारकर, वो लुप्त होने की कगार पे थी। तब क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बंद नहीं थी, तो अकाल पड़ते थे तो पशु सिंध की तरफ चले जाते थे, और जब वापस बारिश होती तो लौट आते थे। लेकिन जब सीमाएं खिंच गई तो लोग अपने पशुओं को लेकर गुजरात की तरफ जाने लग गए, और उसकी वजह से नस्ल में गायों को तो सबने संभाला, लेकिन उनके बुल्स की तरफ लोगों का ध्यान कम गया, तो नस्ल धीरे धीरे मिश्रित होती गई, और कांकरेज और गिरनार जो गुजरात की, और सांचोरी जो है उसमें मिक्स होती गई। तो जो गायें हमारा बहुत अच्छा दूध देने वाली थी, एक टाइम पर 6 किलो मिनिमम, और 11 महीने उसका लैक्टेशन पीरियड रहता था, वो सब धीरे धीरे 2 किलो दूध वाली बकरी हो गई। तो चिंता थी कि इन लोगों की आमदनी घट गई है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो थारपारकर नस्ल को फिर से उसका संवर्धन करना और संरक्षण करने का कार्य हाथ में लिया गया, और ऐसे बॉर्डर वाले गांव जहाँ इन गायों की उपलब्धता थी उनको बचाना और इस ब्रीड को आगे बढ़ाना। तो पूरा एक साइंटिफिक तरीके से, रिसर्च की तरीके से थारपारकर नस्ल पे कार्य किया गया, और इस तरह से F1, F2, F3
मतलब 3 साल में एक गाय पूरी बछड़ा गाय बनती है, और इस तरह से नस्ल जो है वो 3 साल के अंदर बढ़ती है। तो इस तरह से थार पार का नस्ल बच्चे बछड़ियाँ करीब 3,000 की मात्रा में सामने आए, और धीरे धीरे लोग जो थार पारकर को भूल गए थे वो सब एक थार पारकर की आवाज उठने लगी। सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया, और पंचायतों में थार पारकर बुल्स सरकार ने कि भाई पंचायत में भी रहने चाहिए। और इस कार्यक्रम को पूरा एक गांव में जो हमारी पारंपरिक कि भी गांव की जो सांड है उसको किस तरह से पूछते थे, उसकी देख रेख करते थे, उसके लिए जब गाय कंसीव होती तो उसके लिए गाय गुड़ गुड़ और चारे की प्रबंध होता था। उन व्यवस्थाओं को हमने गांव स्तर पर पुनः उस तरीके से ले गए पारंपरिक तरीके पे। और यहाँ पर पशुओं तो थारपारकर नस्ल को लेके तो काम किए ही, और उसकी पूरी जागृति लाए लोगों में। और उसके साथ साथ बकरी पालन, कि गरीब की गाय तो बकरी है, तो हम लोगों ने करीब 1200 एसएचजीज के साथ काम किया, जिसमें कुछ हैंडीक्राफ्ट के लोग थे, और ज़्यादातर बकरी पालन पे काम हुआ, जिसमें लोग 5 या 7 बकरी से अपना काम शुरू कर रहे थे एसएचजी ग्रुप। और धीरे धीरे उनकी 15-20 बकरियां और तादाद बढ़ती गई, और एक बकरी घर में रहती, उसका दूध बच्चों को मिलता था बकरियों का। लेकिन उनके जो बछड़े बकरे जो वो बिकते हैं 8,000 से 15,000 में। इस तरह से उनकी आमदनी बढ़ रही थी। और फिर उनकी देख रेख, उनका टीकाकरण, चाहे वो गाय हो या बकरी, पूरी उसकी एक व्यवस्था है, किस तरह से प्रबंधन हो उसका, उनका टीकाकरण हो, उनकी नस्ल अच्छी हो, उस तरह अच्छी नस्ल के पशु भी साथ रखे जाएं। तो इस तरह से इस काम को बढ़ाया गया, और लोगों की आयवर्धन बढ़ाया गया। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ, और लोगों ने बहुत एक 5 बकरी से काम शुरू किया, 50-50 बकरियां लोगों के पास हो गई, और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। और इस तरह से एक पूरे तरीके से इस काम को बढ़ाकर लोगों का आयवर्धन बढ़ाया गया। तो पशुपालन में थारपारकर नस्ल, बकरी पालन को लेकर बहुत बड़े स्तर पे काम किया गया। तो ऐसे करीब 1250 एसएचजीज हमारे रहे, जिनको अलग अलग तरीके से उनकी आयवर्धन के काम को जोड़ा गया। बैंक से लिंकेज किया गया, 2.5-3 करोड़ रुपए उनको लोनिंग दिला गया, जिसका रीपेमेंट बहुत ईमानदारी से और पूरी तरह से वापस भी किया है लोगों ने। तो ये पूरे एक सघन प्रयास के पूरी टीम, अगर मैं कहूँ कि ये पूरी हमारी शौर की टीम के प्रयास थे, चाहे वो हमारी महिला साथी थी, पुरुष साथी थे, सबने मिलके इस कार्य को किया। और कुल मिला के मगरा जी जैन साहब के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से हम लोग और हमारे हौसले बुलंद वही करते थे, थोड़ा काम करने भी बहुत शाबाशी देते थे, और इस तरह से हमारी टीम आगे बढ़कर इस काम को करते रहो। और जिन मूल्यों से वो काम करते थे उन्हीं तरीके से इस काम को निरंतर जारी रखा। जी लता जी, आपने बाड़मेर जैसे रिमोट एरिया में न सिर्फ बेहतर और आधुनिक समाज की परिकल्पना की, बल्कि उसको अपने सकारात्मक सोच और निरंतर अपने प्रयासों से, उत्साह से, श्योर के साथ मिलके उस परिकल्पना को सच कर दिखाया। इस सफर में आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, धरातल पे रह के, उन लोगों के बीच जाके, उनका अपना बन के ये सारे कार्य आपने किए, और कई सारी सरकारी योजनाओं और आधुनिकी तकनीकी से लोगों को जोड़ा, और इसका बहुत सारा बेनिफिट गाँव वालों को मिला। और एक बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव आज बाड़मेर जिले में देखने को मिलता है। ये सब आपके प्रयासों का फल है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, स्विट्जरलैंड में एक विमेंस समिट हुई थी, जहां एशिया से लगभग 35 महिलाओं को, पूरे एशिया से 35 महिलाओं को वहां पे सम्मानित किया गया था। लता जी कछवा जो आज हमारे साथ यहाँ कर्मा फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर है, उन 35 महिलाओं में से एक है जिन्हें स्विट्जरलैंड में वीमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वैसे लता जी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन अभी उन अवार्ड्स की चर्चा करेंगे तो हमें पूरा एक सेशन अलग से करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं यही मेंशन, इनके इतने सारे कार्य हैं, उन कार्यों के सामने सम्मान तो आप समझिए कि पीछे पीछे आते रहेंगे। जब हमारे देश के अलावा बाहर की सरकार भी ऐसे कार्यों की, ऐसी सोच का सम्मान करती है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज ऐसी नारी शक्ति से आज हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसी नारी शक्ति को हमारा नमन, जिन्होंने समाज को अपना इतना समर्पण दिया है। आज यहाँ से काफी सारे लोग आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेने वाले हैं
कि कुछ भी करने के लिए हिम्मत, हौसले और एक सोच की ज़रूरत है। तो लता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे से बातचीत करने के लिए और अपने और श्योर के बारे में जानकारी देने के लिए, बहुत सारी प्रेरणा देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर कर्मा फाउंडेशन और सारा का। और आज जो कुछ भी मैंने किया है या हमने किया है, मैं तो कुछ है ही नहीं, हमने किया है। मेरे साथ बहुत बड़ी हमारी टीम रही, मैं उनके नाम भी लेऊंगी, हनुमान जी चौधरी, सुमन सुमन चौहान, सने लता, सत्यनारायण जी, दौलत शर्मा, सीताराम जी, और न जाने 50 साथी हमारे साथ रहे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाया। भुवनेश जैन साहब का भी हमें मार्गदर्शन मिला। और अब मैं आभार जताना चाहती हूँ आनंद राज जैन साहब का, जिन्होंने मुझे आपसे संपर्क करवाया, और वो हमारे सचिव, और रेणु जैन, जिन्होंने आपसे मुझे इस मंच पे आने के लिए प्रेरित किया। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कोशिश की कि मैं श्योर की चीज़ों को ठीक से रख सकूं। समय कम है, 33 साल के अनुभव इतने कम समय में पूरी तरह से कोशिश की है शेयर जी, करने की। और आ, आशा है कि मैं इन हम चीज़ों को रख हम भी पाई हूँ। आशा करते हैं हम दोबारा फिर से आपसे बातचीत करेंगे और कर्मा फाउंडेशन और सहारा इनिशिएटिव की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सच में 1 घंटे के इस बातचीत में मुझे लग रहा है कि समय तो बिल्कुल कम पड़ गया है। जो टॉपिक्स जो आज आज महिलाएँ जो सोच रखती है, उस ज़माने में एक सोच ने इतना कुछ परिवर्तन कर दिया। सच में लता जी बहुत ही सीखने को मिला आज आपसे। मैंने भी आपसे बहुत सीखा है, समझा है। और बस यही खुशी है कि जिनके घर में हम जा नहीं पाते थे, आज वो हमारे एक खत पर, हमारे एक आवाज़ पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और लोगों को हम जोड़ पाएँ। तो मैं आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच पे मौका दिया बोलने का। और सभी का धन्यवाद जो कर्मा फाउंडेशन के और जो भी आपके मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत आभार और धन्यवाद। और सारा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक नमस्कार।